नमस्कार दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक एनालिसिस प्रेजेंट की थी आप लोगों के सामने लोन्स को लेकर के, उसके प्रैक्टिकल, बिहेवियरल और लॉजिकल एस्पेक्ट्स कि हम किस तरीके से लोन को अप्रोच कर सकते हैं जिससे कि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो उसी वीडियो पर अंकुर राणा जी का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चन लगा मुझे कि एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से इसे एड्रेस किया जा सकता है। तो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एड्रेसिंग दिस क्वेरी। अगर आप लोन्स वगैरह से रिलेटेड पर्सनल फाइनेंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और अपने फाइनेंस को बिल्ड करना चाहते हैं तो इस तरीके के वीडियोस, जो मैं रियल एस्टेट के अलावा पर्सनल फाइनेंस भी मेरी एक एक्सपर्टीज़ है, उसके ऊपर वास्तु भी मेरी एक एक्सपर्टीज़ है जो कि मैं आगे आने वाले टाइम में टच अपॉन करूँगा। बट यस, पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस आप देखते होंगे कि यस मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्रिक्वेंटली आती रहती हैं अलॉन्ग विद द रियल एस्टेट। तो यस, बिल्डिंग अ रियल एस्टेट रिक्वायर्स अ गुड पर्सनल फाइनेंस, जो कि मेरी फ़िलॉसफी है। बिना पर्सनल फाइनेंस बेहतर किए हुए आप सिर्फ लिवरेज यूज़ करते हुए, लोन्स को यूज़ करते हुए एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर अंकुर राणा जी की क्वेरी लेते हैं। व्हाट इफ वन टेक्स होम लोन ऑफ 20 years एंड इंस्टीड ऑफ डूइंग prepayment he is making 12% return or more on the same amount? What will you suggest then? Whether he should close his loan soon or keep making 12%? तो अगर इनके मैं क्वेश्चन को क्विकली समराइज करूं कि लेट्स से मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मैं उस केस में 1 करोड़ रुपए का लोन ले लूं और लोन ले करके उसे जिस तरीके से EMIs उसकी बनी हैं उसी के हिसाब से EMIs का स्केड्यूल पे करता रहूं, मीट करता रहूं, और जो मेरे पास 1 करोड़ है उसको मैं इन्वेस्ट करके 12% का रिटर्न गेन करता रहूं। अगर इसको मैं अदरवाइज से पढ़ूं, अगर मेरे पास कोई लोन है लेट्स से 8.5 या 9% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है और मेरे पास कुछ एडिशनल फंड्स आते हैं, तो उसको क्या मैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ग्रो करा लूँ या उस पैसे को मैं लोन के रीपेमेंट में यूज़ करूं? तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा कोई आंसर नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपकी नेटवर्थ का जो लायबिलिटी है वो कितना परसेंट होल्ड करता है। लेट्स से अगर आपकी टोटल नेटवर्थ 1 CR है और आपके ऊपर लोन ही 2 करोड़ का है तो आप ऑलरेडी माइनस में हैं बाय 200%, राइट। तो ऐसे केस में लोन को प्रीपे करना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। अगर यही चीज़ आपके 10% के आसपास है, 20% के आसपास है, 20% भी मैं ज़्यादा मानता हूँ, अपर साइड पर है, वैसे कहने को 25% तक होता है। बट अगर आपकी नेटवर्थ का वो लायबिलिटी 20% के अराउंड का है तो उस केस में जो एक्सेल शीट वाली कैलकुलेशंस होती हैं आपने यूट्यूब पर देखी होंगी या अगर आप खुद भी करेंगे कि इंस्टीड ऑफ डूइंग सच प्रीपेमेंट्स, अगर आप वो चीज़ मार्केट में इन्वेस्टेड रखें, किसी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड रखें और 12% जैसा मीडियोकर रिटर्न गेन करें तो एट द एंड आप ज़्यादा पैसे बना लेंगे इसे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने में, बजाय कि आप हाउसिंग लोन वगैरह प्रीपे कर देते। तो ये वाली जो स्टोरी है, एक्सेल शीट की कैलकुलेशंस की जो स्टोरी है, अगर आपका नेटवर्थ अच्छा है तो अच्छी लगती है, अदरवाइज ये कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। जनरली जो देखा गया है हाउसिंग लोन के केस में लोगों की नेटवर्थ का 100%, जैसे कि मैंने कुछ आपको एग्जांपल बताया, -200%, 50%, इस तरीके के लोग लोन्स लेते हैं हाउसिंग लोन में, क्योंकि उनको भी लीवरेज यूज़ करना होता है। तो बिफोर यूजिंग सच लीवरेज हमें ये डिसाइड करना चाहिए, हमें इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि इस लीवरेज को हम इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करें कि हमारे जेब पर वो कम से कम बोझ डाले। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि लीवरेज यूज़ करने के चक्कर में ही लोग अपने रिटर्न्स भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ओवर बाइंग कर रहे हैं। लेट्स से अगर वो रियल एस्टेट परचेज नहीं कर सकते, अब लोन की अवेलेबिलिटी है तो वो लोन ले लेते हैं, राइट। 1 करोड़ की नेटवर्थ है, 2 करोड़ का लोन ले लिया। तो ऐसे केस में आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उस लोन को प्रीपे कर दें, राइट। इस तरीके के एक्सेल शीट के फॉर्मूले में नहीं जाना चाहिए। अब जब मैं कह रहा हूँ आपको लोन प्रीपे करना चाहिए तो ये सीधा सीधा जवाब भी नहीं है। लेट्स से अगर आपका टेनर, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया 20 years है, अगर मैं इसको n मान लूँ तो n/3 1/3 ऑफ टेनर पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप प्रीपे कर पाएँ वो प्रीपे करें, क्योंकि जो इनिशियल टेनर होता है उसमें
आपका इंटरेस्ट पार्ट ज़्यादा जाता है और प्रिंसिपल पार्ट कम जाता है। अगर आप वो चीज़ प्रीपे करते हैं तो प्रिंसिपल सीधा सीधा रिड्यूस होता है, तो जो फ्यूचर में आपके इंटरेस्ट बन रहे थे वो फिर रिकैलकुलेट हो जाते हैं ऑन द रिड्यूसिंग वैल्यू, क्योंकि आपने कुछ प्रीपेमेंट किया है। तो जितना भी टेनर है उसके 1/3 में, यानी कि अगर 20 साल का लोन है तो तकरीबन 6 साल में आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपे कर सकते हैं। स्टॉप ऑल SIPs, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थिंग, एंड प्रीपे एज मच एज यू कैन आफ्टर दिस टेनर। जैसे कि आप 2/3 वाले टाइम फ्रेम में जाते हैं, 7वां 8वां 9वां साल, उस टाइम पर इंटरेस्ट का पार्ट धीरे धीरे प्रिंसिपल के पार्ट को मैच करने लगता है, और ऐसे केस में आप वहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं कि कुछ प्रीपे करें, कुछ प्रीपे ना करें। इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू। आप उस टाइम पर चूज़ कर सकते हैं कि अब आपको फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। जनरली जो अगर आप कर लेते हैं इस तरीके से प्रीपेमेंट्स कर लेते हैं 1/3 टाइम फ्रेम में, तो आप इजीली 8 साल में 9 साल में आप बना सकते हैं, उस लोन को क्लोज कर सकते हैं। अगर जो आपकी EMI थी इनिशियली वो 30% ऑफ योर टोटल इनकम थी, राइट। तो 20 साल का लोन 7 साल में प्रीपे करना ज़्यादा बेहतर सेंस क्रिएट करता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर जो आपका लाइबिलिटी बन रहा था ओवरऑल, वो लाइबिलिटी ही कम हो जाती है। और जैसे ही लोन ख़त्म होता है, या मैंने जैसे आपको बताया कि वो 1/3 वाला टेनर हिट होता है, क्योंकि वो 1/3 टेनर आपको रिकैलकुलेट भी करते रहना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि 20 साल वाली चीज़ 6 साल पे मैप हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं 4.5-5 साल पे जा करके मैप होती है। इनिशियली आप जब प्रीपेमेंट करते हैं 240 मंथ के लिए अगर लोन है, तो वो फिर 20 साल कम हो जाता है, फिर आपको 1/3 वहाँ से कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस तरीके के कैलकुलेशंस आपको करने हैं। जितना प्रीपे कर सकते हैं प्रीपे कीजिए। अगर कोई एडिशनल इनकम फ्लो बन रही है और आप इनिशियल टाइम फ्रेम पर हैं किसी लाइबिलिटी के, तो आप प्रीपे करके उसे वाइप ऑफ करने पर ध्यान दें। इस तरीके की लिवरेजेस सिर्फ एक्सेल शीट पर अच्छी लगती हैं, या अगर आपको प्ले करना भी है तो नेटवर्थ का अगर 2-4-5% का लोन है तो उसके साथ आप बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, राइट। क्रेडिट कार्ड का लिवरेज यूज़ करना, अगर आपकी पूरे मंथली इनकम का 2-3% के आसपास का आता है, यूज़ दैट लिवरेज। अब लोगों को मैंने देखा है जनरली कि क्रेडिट कार्ड को लेकर के भी कि 50-60%, 70%, कई कई केसेस में 100% जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो उतना तो उनका क्रेडिट कार्ड का बिल बन रहा है, जो कि मैंने वहाँ पर कंज्यूमर लोन्स के बारे में बात भी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, मैं इनको भी टच अपॉन करते रहना चाहता हूँ। और इसी से सिमिलर एक और चीज़ क्या हो सकती है, जस्ट एक एडिशनल एनालिसिस इस पर मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, विच विल हेल्प फॉर श्योर। अगर आपकी कोई एडिशनल इनकम फ्लो जनरेट हुई है कहीं से भी, आपका कुछ पैसा बढ़ गया, आपका प्रमोशन वगैरह हो गया, हाइक मिल गई आपको 15-20-30% के आसपास की, और आपके पास हाउसिंग लोन है, आप उसे लोन रिपेमेंट करें ना करें, सेम चीज़ आ जाती है। अब कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग मेरे पास होम लोन भी है और मेरे पास पैसा भी एक्यूमुलेट हो चुका है, क्या मुझे एक और हाउसिंग लोन लेना चाहिए और इस लीवरेज को यूज़ करना चाहिए, या उस पूरे लमसम से मुझे अपना हाउसिंग लोन बंद कर देना चाहिए और फिर से कैपिटल एक्यूमुलेट होने का वेट करना चाहिए, राइट। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं जनरली फेस करता रहता हूँ। तो ऐसे केस में इसका आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है, कैपिटल इकट्ठा हो रखा है, आप अगर एग्रेसिव खेलना चाहते हैं तो यस, आप सेकंड हाउसिंग लोन को ऑप्ट कर सकते हैं, अगर स्पेशली उस केस में अगर आपका पहला हाउसिंग लोन गुड लोन हो, जो कि मैंने उस वीडियो में अगेन बात की हुई थी। यस, तो आप सेकंड ऑप्ट कर सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ एग्रेसिव अप्रोच। आप रियल एस्टेट को समझते हैं, रियल एस्टेट का मार्केट अभी ठीक है, बायर्स मार्केट है, रेंटल यील्ड्स वगैरह 3.5-4% के आसपास प्ले आउट कर रही हैं। तो ऐसे केस में अगर एवरी ऑड्स आर इन फेवर ऑफ यू टू प्ले एग्रेसिव, देन यू शुड प्ले एग्रेसिव। इसमें जो सेकेंड अप्रोच आती है, बैलेंस्ड अप्रोच आती है कि आपने जो भी इनकम कैपिटल आपका इकट्ठा हुआ है 50% आपने लोन्स में डाल दिया, 30% आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिए, और 20% के आसपास आपने अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए फैमिली के साथ किसी वोकेशन पे या इस तरीके से कुछ एक्सपेंस करने की सोची।
जो कि एक्सेप्टेबल है। बैलेंस्ड अप्रोच भी होनी चाहिए। अगर आपकी कोई इनकम फ्लो या कैपिटल जनरेट हुआ है, इस पर सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स का भी है। तो सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ उस पैसे का भोग करना भी मैं उचित मानता हूँ। तो इसको मैं बैलेंस्ड अप्रोच कहता हूँ। पहला एग्रेसिव अप्रोच हो गया, दूसरा बैलेंस्ड अप्रोच हो गया, तीसरा डिफेंसिव अप्रोच। डिफेंसिव अप्रोच क्या आता है कि आपके पास जो भी कैपिटल एक्यूमुलेटेड है, आपने सीधा सीधा उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए डाल दिया और ऑलमोस्ट लोन को प्री क्लोज कर दिया। ये एक डिफेंसिव अप्रोच है। उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो 45 प्लस या 55 प्लस हैं और 50 प्लस हैं और अपने रिटायरमेंट्स वगैरह को देख रहे हैं किसी भी तरीके का, और लोन वगैरह को पे ऑफ करते रहना या कैश को अपनी तरफ से जाते हुए देखना। अपना पीक वो ऑलरेडी हिट कर चुके हैं और इनकम के केस में देखें, हेल्थ के वाइज से देखें तो हमेशा डिक्लाइन फेज पर हैं। तो ऐसे केस में यस, डिफेंसिव अप्रोच ज़्यादा बढ़िया है। एग्रेसिव अप्रोच की बात करें तो अगर आप अपने 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, मार्केट अच्छा है जैसे कि मैंने बताया, तो आप एग्रेसिवली खेल सकते हैं। अगर आप मिड लाइफ टाइम पर हैं 35 टू मे बी 48, तो ऐसे केस में डिफेंसिव अप्रोच भी चलता है। डिपेंडिंग ऑफ द मार्केट कंडीशन, योर फाइनेंसेस, एग्रेसिव अप्रोच भी चलता है, राइट। तो वन आंसर फॉर ऑल जैसी कोई चीज़ नहीं है, इट डिपेंड्स। एक्सेल शीट पर जब आप ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं तो एक श्योर शॉर्ट आंसर निकल करके आता है कि ये वाली चीज़ अच्छी होगी। बट अगर 12% का रिटर्न मैं इस तरीके से देखता रहूं और जब मुझे उसे लिक्विडेट करना हो तो मुझे फिर टैक्सेस भी देने होंगे अपने कैपिटल गेन पर, राइट। यही चीज़ अगर आप रियल एस्टेट पर हैं या लोन पे रीपेमेंट करते गए तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम बनती है, राइट। आपने अगर यहाँ पर आपने 1 करोड़ बचा लिया, वहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख बना भी लिए तो लगभग बराबर हैं दोनों, राइट। क्योंकि आपने EMI का टेंशन भी लिया कि इतने दिन आपको कुछ पे करना है, राइट। और टेंशन तभी नहीं होती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके नेटवर्थ का वो सिर्फ 5-7% है, राइट। जनरली ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिकल अप्रोचेस आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे डिस्कस करता है। मैं इसे इंटरेक्टिव फॉर्म में भी डिस्कस करता हूँ अपने एलीट मेंबरशिप सेशंस में। डेडिकेटेड वीडियोस होते हैं, डेडिकेटेड Q&As सेशंस होते हैं जूम पर। 1 महीने में एक बार हम फॉर श्योर मिलते हैं। पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस हों, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिव्यूज़ हों, इस तरीके की चीज़ें मैं वहाँ पर करता हूँ, राइट। एक्सक्लूसिव फॉर एलीट मेंबर्स। तो प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए मेंबरशिप के ऑप्शंस को, ज्वाइन कीजिए। जो रिसेंटली सेशंस हुए हैं, जो कुछ वीडियोस भी डले हैं, उन्हें एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट एलीट मेंबरशिप में ज़रूर मिलिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। लोन को लेकर के बहुत कम लोग बात करते हैं। सब अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, कार दिखाते हैं, कोई कार लोन नहीं दिखाता, कोई एजुकेशन लोन नहीं दिखाता, पर्सनल लोन नहीं दिखाता, हाउसिंग लोन नहीं दिखाता। हर एक चीज़ का हम शो ऑफ करते हैं। तो हम लोन्स का भी कर सकते हैं और लोन्स के शो ऑफ होने में अच्छी चीज़ ये है कि लोन को ना लेने की ज़रूरत, लोन को सही तरीके से अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी भी मिल जाती है, राइट। तो आशा करता हूँ कि एनालिसिस आपको पसंद आई हो। तो अगर हाँ तो बाकी वीडियोस भी हैं, प्लीज़ एंजॉय दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक बाकी वीडियोस, अच्छी वीडियोस हैं जो यूट्यूब चैनल पर, उन्हें एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।